हेलो एवरीवन, सरजी एकेडमी टेट सीरीज में हमारी जो 7th लेक्चर है, इसमें आज हम बात करेंगे पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी और इमरजेंसी पावर्स की। तो आज हम पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू कर लेते हैं अपना। यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पंचायती राज से हम बात करें तो पंचायती राज से एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछ लिया जाता है कि कितने स्तरीय पंचायती राज सिस्टम जो है उसको फॉलो किया गया है, या पंचायती राज व्यवस्था जो है उसको कब संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट की हम बात करते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। और अगर बात करें इस अमेंडमेंट के लागू होने की तो 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इस अमेंडमेंट को क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। तो 92 में 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 1992 में होता है, और 73rd अमेंडमेंट जो है 73वां संवैधानिक संशोधन जो है उसको 1993 से लागू कर दिया गया है। दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, लागू कब होती है या फिर अमेंडमेंट जो है वो कब की गई है, तो ये चीजें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो 74वां संवैधानिक संशोधन भी 1992 में हुआ है और इसको लागू किया गया है 1 जून 1993 को। तो ये जो आर्टिकल या हम अमेंडमेंट की बात करते हैं, 74th अमेंडमेंट जो है ये म्युनिसिपैलिटी से डील करती है, और 73rd अमेंडमेंट जो है ये हमारी पंचायती राज से डील करती है। और यहीं पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस आर्टिकल के तहत, या फिर अगर हम शेड्यूल की बात करें तो किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में पंचायती राज को शामिल किया गया है। तो अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज का प्रावधान जो है वो संविधान के शेड्यूल 11वीं अनुसूची में, और संविधान के शेड्यूल 12, टोटल 12 ही शेड्यूल है प्रेजेंट टाइम में भारत के संविधान में। लेकिन मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो 8 थी, और वर्तमान समय में जो अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में वो 12 हैं। तो जो 8 के बाद सूचियां डाली गई हैं वो अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो 11 शेड्यूल जो है, या 11वां शेड्यूल जो है, 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायती राज, और 12वां शेड्यूल जो है, टोटल 12 शेड्यूल ही है, 12वें शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटी को वहां पे शामिल किया गया है। एक चीज और यहाँ पे आती है, इनको कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज को 29, और 12th शेड्यूल में म्युनिसिपैलिटीज को जो काम करने के लिए सब्जेक्ट दिए गए हैं वो 18 दिए गए हैं। तो ये दोनों चीजें भी आपने यहां से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय पंचायती राज जो है ये शामिल है, त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें त्रिस्तरीय की तो 3 स्तर होते हैं पंचायतों के, और इन 3 स्तरों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और अगर हम यहां से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसमें जो नंबर 1 होता है या सबसे उच्च होती है वो कौन सी होती है, जिला परिषद, ठीक है। सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो स्थान है वो जिला परिषद का होता है। पंचायत समिति को ब्लॉक समिति भी बोला जाता है, और जो ब्लॉक समिति होती है ये पंचायतों का मध्य भाग होता है, और जो ग्राम पंचायतें होती हैं ये पंचायतों का सबसे लोअर भाग होता है। और अगर हम बात करें
इस स्तरीय की या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो ये जो सिफारिश की गई थी, ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज की, और बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। इसके अलावा एक और समिति पूछी जाती है, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता जो समिति आई है ये 1977 में आई है, और इस समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की गई थी। और अगर हम बात करें बलवंत राय मेहता समिति की, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था जो थी या सिफारिश की गई थी, तो वर्तमान में अगर बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इसकी सिफारिशों को ही फॉलो किया गया है। और हिमाचल प्रदेश भी त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम को फॉलो करता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक ही राज्य है भारत का वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, जिसमें 4 स्तरीय जो है पंचायती राज को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंचायती राज विलय है। ठीक है, पंचायती राज सब्जेक्ट है, विषय है। अगर हम बात करें पंचायती राज की, तो पंचायती राज पूछा गया है विषय कि पंचायती राज जो है वो किसका विषय रहा है। तो पंचायती राज स्टेट लिस्ट का विषय होता है, राज्य सूची का विषय होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 लिस्ट की, हम बात करते हैं 3 सूचियों की हम बात करते हैं, जिसकी बात 7th शेड्यूल में की गई है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, और यहाँ पे 3 लिस्ट की बात की गई है, जिसमें हमारी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की हम बात कर देते हैं। 3 लिस्ट इनको बोला जाता है। और ये जो सूचियां होती हैं ये सब्जेक्ट के द्वारा या इनको सब्जेक्ट दिए गए होते हैं। और यहाँ पे हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो संघ सूची होती है इसमें कानून बनाने का राइट जो है वो केवल संघ सरकार को या केंद्र सरकार को होता है, और जो राज्य सूची होती है उसमें कानून बनाने का राइट सिर्फ राज्य सरकारों को होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रभावी रहती है वो सेंटर सरकार रहती है। यहाँ पे कानून तो राज्य बनाता है, लेकिन उनको फॉलो करना, उनको मानना केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। और यहाँ पे तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की अगर बात करें तो यहाँ पे राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें या संघ सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। यहां से क्वेश्चन आता है एजुकेशन का, शिक्षा का। ठीक है, सॉरी गलत हो गया, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है ये किसका सब्जेक्ट रहता है, समवर्ती सूची का, जिस पर सेंटर सरकार और अपनी राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। जैसे वीजा, पासपोर्ट, अगर इन चीजों की बात करें, रोड की अगर हम बात करें, ठीक है, सड़कें जो होती हैं, रेल मार्ग हो गया, नेशनल हाईवेज हो गया, ये वीजा, पासपोर्ट वगैरह ये सारी जो चीजें रहती हैं ये किस में आ जाती हैं, हमारी संघ सूची में आती हैं। राज्य सूची में जो भी विषय रहते हैं उन पर कानून बनाती है राज्य सरकारें, जैसे हमारा पुलिस विभाग हो गया, टैक्स वगैरह, होटल टैक्स हो गया। ठीक है, ये जो चीजें होती हैं इनके ऊपर हमारी जो भूमि, लैंड वगैरह वाले जो सिस्टम हो जाते हैं, होम टैक्स जो हो गया, ये मतलब जो छोटी छोटी चीजें हैं, पुलिस विभाग जैसे हम बात करें तो ये सारी चीजें जो है वो कहाँ रखी गई हैं, राज्य सूची में रखी गई हैं। समवर्ती सूची में हमारा जनगणना हो गया, मतलब परिवार नियोजन, जनगणना की अगर आपको आ जाता है ना कि जनगणना, सेंसिस करवाना, तो जनगणना जो है, जैसे हम बात करें सेंसिस की बात करें तो ये करवाना किसका काम होता है, संघ सरकार का। 10 साल के बाद सेंसिस होता है, जनगणना होती है, तो वो सेंटर सरकार का काम होता है, संघ सूची का विषय होता है। लेकिन परिवार नियोजन हो गया, ठीक है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो किस में रखी गई हैं, समवर्ती सूची में। बाकी हमने सब्जेक्ट की बात करते हैं वो सारा हम पढ़ चुके हैं पहले की। संघ सूची में वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती सूची में 52 जो है वो सब्जेक्ट रखे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों का प्रावधान करता है? तो अगर हम बात करें किस आर्टिकल में पंचायती राज का प्रावधान है, तो यहाँ पे आर्टिकल हमारा 40, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन कि ग्राम पंचायतों का प्रावधान जो है वो किसमें किया गया है, तो आर्टिकल 40 में किया गया है। और ये आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी के अंदर आता है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर आता है। और डीपीएसपी जो है 40 आर्टिकल जो है इसमें ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 32 जो है इसको संविधान की हार्ट एंड सोल कहा जाता है। और ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और आर्टिकल 32 में हमें 5 रिट्स दी गई हैं जिसके तहत हम अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये पोस्ट कभी भी खाली नहीं होगी। राष्ट्रपति भारत का फर्स्ट सिटीजन होगा। ये सारा प्रावधान जो है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। आर्टिकल 59 की बात करें तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति की कंडीशंस का, शर्तों का प्रावधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है पंचायती राज का प्रावधान किस भाग में किया गया है? पंचायती राज से क्वेश्चन जो है वो पक्का होता है पेपर में। तो यहां पे ध्यान रखना कि पंचायती राज का प्रावधान, अब पार्ट पूछा गया है तो पार्ट 9 ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। पार्ट 9 जो है वो किसकी बात कर देता है? पंचायती राज की बात कर देता है। अगर अंडर आर्टिकल बात करें तो 243 जो है आर्टिकल किससे डील करता है? पंचायतों से डील करता है। बाकी इसको 9A B करके भी आगे डिवाइड किया गया है, लेकिन सिर्फ आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 9 जो है वो पंचायती राज से डील करता है और अंडर आर्टिकल 243 में वहां पे पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। और पीछे हमने ग्राम पंचायतों का आर्टिकल पढ़ा जिसमें आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी के अंदर जो है वो डील करता है। नेक्स्ट आ जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज किस समिति के द्वारा, या त्रिस्तरीय, जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व किया था कि त्रिस्तरीय पंचायती 3 टायर पंचायती राज सिस्टम जो है वो, उसकी जो व्यवस्था की गई है वो किस समिति के द्वारा की गई है? किस समिति ने सिफारिश की है पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की? तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में आई थी, जिसके तहत जो है वो देश में या भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को जो है वो फॉलो किया गया है। और अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें तो ये 1977 में आई थी, जिसके द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज जो थी उसको बनाने की सिफारिश जो थी वो की गई थी। और थुंगन समिति की अगर बात करें तो ये भी किससे डील करती है? पंचायती राज से ही डील करती है। एक समिति की हम बात करते हैं यहाँ पे, सिंघवी समिति। और ये जो सिंघवी समिति आई थी ये 1986 में आई थी और इस सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सबसे पहले जो था वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान या फिर संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो थी वो की गई थी। तो सिंघवी कमेटी या समिति भी 1986 में रही थी पंचायती राज से संबंधित, और इस समिति के द्वारा ही सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश जो थी वो की गई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? अब यहां से अगर आप टेट के क्वेश्चन पेपर उठाओ तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज जो था वो सबसे पहले कहां पे, किन राज्यों में लागू किया गया था। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया था, पंचायती राज जो था सिस्टम उसको लागू किया गया था। लेकिन अगर इन दोनों में भी हम सबसे पहले बात करें तो इन दोनों में भी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान 2 पहले जिले हैं जहां पे क्या किया गया है, सबसे पहले पंचायती राज को लागू किया गया था। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट आ जाता है
निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि एक ही राज्य है जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया गया है, तो यहां पे बताना है कि किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहां पे पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं किया गया है, तो ये चीज आपने यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा, भारत के किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया गया है। ठीक है, भारत के किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया गया है, तो यहां पे भी हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज 4 स्तरीय सिस्टम को, मैक्सिमम 4 स्तरीय सिस्टम जो है पंचायती राज हिमाचल में, अपने इंडिया में फॉलो किया जाता है, और वेस्ट बंगाल जो है वो ऐसा राज्य है जिसने 4 स्तरीय सिस्टम को फॉलो किया है। हिमाचल में 3 स्तरीय सिस्टम को फॉलो किया गया है। आंध्र प्रदेश में भी 3 स्तरीय या त्रिस्तरीय सिस्टम को फॉलो किया गया है। ठीक है, केरल में 1 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम जो है वो फॉलो किया गया है। ठीक है, केरल हो गया, जम्मू हो गया, इन राज्यों ने जो है वो 1 स्तरीय पंचायती राज को फॉलो किया है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किसके तहत पंचायती राज शामिल किया गया है। ठीक है, अगर पंचायत की बात करें या ग्राम पंचायतों की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको पंचायती राज भी हो सकता है या ग्राम पंचायत आपको हो सकता है, तो हमने पहले ही बात की कि ये हमारे किसके अंडर आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर, डीपीएसपी के अंडर आते हैं। आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें तो उसमें किसका प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत, मतलब पंचायत से रिलेटेड जो है उसमें वहां पे प्रावधान कर दिया गया है। और मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार जो हैं वर्तमान में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और किस अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से कम करके 6 कर दी गई है। और 44th अमेंडमेंट कौन सी आती है, कब होती है, 1978 में होती है। और ये जो अमेंडमेंट है इसके द्वारा किस अधिकार को खत्म कर दिया गया है, तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। तो ये डील करता था आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19F, तो दोनों आर्टिकल वहां से फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिए गए हैं। पहले ये पार्ट 3 में डील करता था, अब ये पार्ट 12 में आ जाता है। और अंडर आर्टिकल 300A की अगर हम बात करें तो ये अब डील करता है राइट टू प्रॉपर्टी से, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी ये एक वैधानिक या एक लीगल राइट बन चुका है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अभी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा राइट है, तो ये हमारा एक लीगल राइट बन चुका है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी प्रेजेंट टाइम में 11 है, लेकिन मूल संविधान में ये कितनी थी, 10। और 11वीं जो जुड़ी है वो 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ी गई है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, और इसके द्वारा 11वीं ड्यूटी आर्टिकल 21A और आर्टिकल 45 जो है संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें यहां से आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें हमने बात की थी कि कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया था और अमेंडमेंट कब होती है। अमेंडमेंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि अमेंडमेंट जो है वो 92 में हुई है, लेकिन लागू जो है वो 93 में
हुई है। और 12वें शेड्यूल में हमने बोला कि म्युनिसिपैलिटी को शामिल किया गया है 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, और वो भी अमेंडमेंट जो है वो 1992 में हुई है, लेकिन लागू 1 जून 1993 से हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे शेड्यूल की, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने पहले ही बोला है कि शेड्यूल जो है वो टोटल अभी 12 हैं, 12 शेड्यूल है, लेकिन मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी भारत के संविधान में वो थी हमारे पास सिर्फ 8 अनुसूचियां, जो 9वीं अनुसूची संविधान के अंदर जोड़ी गई है वो प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। और प्रथम संवैधानिक संशोधन जो है वो 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जो है वो भारत के संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है, ये चीज आपने यहां से ध्यान रखनी है कि किस शेड्यूल के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल संविधान में जोड़ा गया है, क्योंकि पहले 8 थे, उसके बाद जितने भी जोड़े गए हैं वो सारे अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमने पहले ही वहां पे पढ़ ली हुई हैं, जब हमने डीपीएसपी या फिर ये शेड्यूल जो है वो वहां पे पढ़ा था। नेक्स्ट आ जाता है संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव कराने की सिफारिश जो थी, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन बना था। तो अगर हम बात करें कि त्रिस्तरीय, हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारे इंडिया में त्रिस्तरीय पंचायती राज को फॉलो किया गया है, लेकिन वेस्ट बंगाल 4 स्तरीय पंचायती राज को फॉलो करता है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज करवाने हैं, चुनाव करवाने हैं त्रिस्तरीय, तो ये तो सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, लेकिन किस राज्य ने इस सिस्टम को सबसे पहले फॉलो किया था? तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले त्रिस्तरीय सिस्टम जो था उसको फॉलो किया गया था। नेक्स्ट आ जाएगा, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय में पंचायतों के चुनाव करवाना अनिवार्य है? ठीक है, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो कितना समय, जैसे हम बोलते हैं कि एक राष्ट्रपति अगर उनका पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? तो हम बोलते हैं 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर एक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? तो वहां पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो है वो वहां पे इलेक्शन करवाना अनिवार्य होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पंचायतों की, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने समय के अंदर इलेक्शन करवाना जो है वो अनिवार्य होता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। और पंचायतों का इलेक्शन लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर कई बार पंचायतें जो है वो किसी वजह से डिसॉल्व हो गई हैं, भंग हो गई हैं, तो ये जो है 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना वहां पे अनिवार्य होता है। और पंचायतों के जो इलेक्शंस होते हैं इनको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लीड किया जाता है। मतलब पंचायतों के जो इलेक्शंस होते हैं ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो करवाए जाते हैं। और वैसे हमने जैसे बोल दिया कि पंचायतों का सबसे बड़ा आय का जो साधन होता है वो केंद्र सरकार से रहता है, कि केंद्र सरकार के द्वारा एक राज्य की पंचायतें जो है उनको कितना पैसा भेजा जाएगा, ये सारा जो है वो केंद्र सरकारें डिस्कस करती हैं। या फिर हमने बोला कि यहाँ पे 6 महीने के अंदर जो है वो अगर पंचायत भंग हो जाती है या उसको खत्म कर दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर नई पंचायत का वहां पे प्रावधान किया जाता है। तो 6 महीने के अंदर जो है उनके इलेक्शन करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन की अगर हम बात करें तो ये प्रावधान जो है वो किसके द्वारा किया गया है या फिर किसको इसका जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें तो लॉर्ड रिपन के द्वारा ही इस सिस्टम को भारत में शुरू किया गया था। इसीलिए लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में स्थानीय स्वशासन के जो है वो जनक माने जाते हैं। और अगर लॉर्ड रिपन की बात करें तो लॉर्ड रिपन जो है वो भारत में एक वाइसराय रहे हैं, जो भारत के लिए काफी, उन्होंने भारत के सुधार के लिए काफी काम किए हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग 2 रहे हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड रहे हैं भारत में, इनका टाइम रहा था 1911 के
अराउंड। तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे, इनके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की हम बात करते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे ये 1911 में भारत के क्या थे, वायसराय थे, और इनके समय में ही 1911 में भारत की कैपिटल जो थी, भारत की राजधानी जो थी वो कलकत्ता थी उस टाइम। तो भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और अगर बात करें 1 अप्रैल 1912 की, तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी बना दी गई थी। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में एक और काम हुआ था इंडिया में, जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसको भी 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी रहता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करवाया था 1905 में, और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय बंगाल विभाजन जो था उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया था। तो ये चीजें भी आपने यहाँ से ध्यान रखनी है कि किसके टाइम में जो था विभाजन हुआ था और किसके टाइम में रद्द कर दिया गया था। तो 1911 की हम बात करें तो 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी बन गई थी। और यहाँ पे क्वेश्चन एक और रहता है कि दिल्ली को यूटी कब बनाया गया था। तो दिल्ली जो था इसको 1956 में यूटी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, और 1992 में दिल्ली जो था इसको एनसीआर बना दिया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन जो है वो दिल्ली को 1992 से बनाया गया है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे हिमाचल की अगर हम बात करें तो 1966 से शिमला भारत की नहीं, हिमाचल की क्या बन गई है, राजधानी बन गई है। अगर शिमला की बात करें कि शिमला हिमाचल की कैपिटल कब बनी है, तो 1966 से शिमला हिमाचल की राजधानी बन गई है। और उसके अलावा हम बात करें शिमला की तो 1864 में लॉर्ड लॉरेंस जो थे उन्होंने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बना दिया था। और ये दोनों चीजें आपने ध्यान रखनी है। अभी हिमाचल जो है वो भी 2 राजधानी है, या हिमाचल की अगर हम बात करें तो हिमाचल के पास भी प्रेजेंट टाइम में 2 राजधानियां हैं। और दूसरी जो राजधानी बनाई है हिमाचल ने वो अपने धर्मशाला को बनाया है 2019 से, जो है वो धर्मशाला भी हिमाचल की राजधानी है। और शिमला की बात करें तो शिमला जो है वो 1966 से हिमाचल की और 1864 से भारत की राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसके द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अब ये नागौर की अगर हम बात करें तो नागौर कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि किन 2 राज्यों में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था, तो वो था राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो नागौर जो है वो राजस्थान में पड़ता है। और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को जो था वो लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। और हुकम सिंह की अगर हम बात करें तो हिमाचल में इनका नाम हम पढ़ते हैं जब 1965 में पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 4 नए जिलों का गठन किया गया था, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति। और 1966 में 1 नवंबर 1966 की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 में हिमाचल जो था वो विशाल हिमाचल बन गया था। मतलब कि इसी टाइम हिमाचल का जो एरिया था वो 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया था। मतलब अभी भी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल का एरिया कितना है, 55,673 किलोमीटर। तो उसी टाइम जो था हिमाचल का एरिया हो गया था, और 96% एरिया जो था वो उस टाइम हिमाचल का बढ़ गया था। तो विशाल हिमाचल कब बना है, 1966 में बना है, जब 4 जिले जो थे हमने पंजाब से लेके हिमाचल में शामिल कर दिए थे। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं। और भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय भी कौन रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है, स्थानीय स्वशासन को कितने विषय प्रदान किए गए हैं।
ठीक है। स्थानीय स्वशासन या नगर पालिकाओं की हम बात करते हैं तो उनको, म्युनिसिपैलिटी को हम बात करते हैं तो यहाँ पे उनको जो सब्जेक्ट प्रदान किए गए हैं वो कितने प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 18 सब्जेक्ट जो है उनको वहां पे प्रदान किए गए हैं। और अगर हम पंचायतों की बात करें तो उनको जो है वो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो 29, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आ जाता है संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बाद, सभी कृति, अनुमोदन मतलब सभी कृति के बाद इमरजेंसी जो है वो कितने समय तक लागू रह सकती है। मतलब अगर संसद जो है वो परमिशन दे देती है, संसद जो है वो पास कर देती है, तो इमरजेंसी जो है वो देश में 6 महीने तक लागू रह सकती है। और इससे ज्यादा जो है इमरजेंसी को बढ़ाना है तब भी संसद का जो है वो काम रहता है। मतलब कि अगर कम की बात करें तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, जो हमने पहले बात की है इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी जो है वो 3 तरह की होती है, जिसमें हम आर्टिकल 352 की बात करते हैं जिसको नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। आर्टिकल 356 जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, संवैधानिक इमरजेंसी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। तो इसका प्रावधान आर्टिकल 356 में 356 में। और अगर हम थर्ड की बात, 3 ही प्रकार की इमरजेंसियां हैं देश में। और आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है। और ये इमरजेंसी टोटल 3 बार देश में लग चुकी है। और लगती क्यों है? जब कोई बाहरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक कर देती है, हम किसी के साथ युद्ध कर लेते हैं, या फिर आंतरिक अशांति मतलब सशस्त्र विद्रोह देश में शुरू हो जाता है। और ये लगती है कि अगर संवैधानिक तंत्र जो है देश का फेल हो गया है तब इसको लागू किया जा सकता है। और ये वाली इमरजेंसी जो है वो लगती है जब वित्तीय संकट देश के ऊपर जो है वो आ जाता है। तो ये आज तक कभी नहीं लगी है, ये बहुत बार लग चुकी है। और आर्टिकल 352 जो है वो देश में 3 बार ही लागू किया गया है। और सबसे पहले जब आर्टिकल 352 जो है इसको अरुणाचल प्रदेश के ऊपर लागू किया गया था, और उस टाइम अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1962 में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ, 1971 में दूसरी बार प्रयोग किया गया, और 1975 में इसका प्रयोग जो है वो 3rd बार इंडिया में किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है नन ऑफ दीज, क्योंकि ये वाली इमरजेंसी जो है वो देश में आज तक एक बार भी नहीं लगाई गई है। और आर्टिकल 350 जो है वो टोटल 3 बार लग चुका है। और आर्टिकल 356 जो है वो बहुत बार देश में जो है वो लागू किया जा चुका है। और आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले जो था वो कहां लगा था? पेप्सू के ऊपर लगा था 1951 में, ठीक है। आर्टिकल 356 जो है सबसे पहले पेप्सू के ऊपर 1951 में लगा था। और हिमाचल के ऊपर बात करें तो हिमाचल में 2 बार लग चुका है, 1977 और 1992 में। दोनों बार सरकार जो थी वो शांता कुमार मतलब गैर कांग्रेसी सरकार रही है हिमाचल में। और आर्टिकल 352 जो है सबसे पहले नेफा के ऊपर लगा हुआ है। नेफा मतलब अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। तो ये जो है वो 1962 में भारत में लगी थी पहली बार नेफा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। 52 आर्टिकल की बात करें तो हमने पहले ही बोला है, इसमें बोला गया है राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रथम सिटीजन होगा, राष्ट्रपति पद जो है वो कभी खाली नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है कि भारत के संविधान में या पहली बार नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल जो था वो कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार क्या किया गया था? इमरजेंसी लागू की गई थी। आर्टिकल 352 लागू किया गया था। और ये कहां पे किया गया था? अरुणाचल प्रदेश नेफा के ऊपर, ठीक है। और 3 दिसंबर 1971 में दूसरी बार हिमाचल में नहीं, भारत की बात कर रहे हैं। 3 दिसंबर 1971 को दूसरी बार ये इमरजेंसी जो है वो देश में लागू की गई है। और यहाँ पे कई बार आपको देखने को मिलेगा, कई बार यहाँ पे 25 जून होता है, कई बार 26 जून होता है। तो ये मतलब आपका चलता रहता है। तो इसको आपने 25 याद रखना। जब मतलब 25 होता है तो 26 नहीं होता, या 26
26 होगा तो 25 नहीं होता है। तो 25 जून 1975 को थर्ड टाइम जो है इस इमरजेंसी का प्रयोग जो है वो भारत में किया गया है। तो टोटल 3 बार हमने बोला कि ये इमरजेंसी जो है वो टोटल 3 बार भारत में लागू की जा चुकी है। और अगर बात की जाए फाइनेंशियल इमरजेंसी की तो आज तक कभी लागू नहीं हुई है। और अगर हम बात करें अपने राष्ट्रीय आपातकाल की या राष्ट्रपति शासन की, जिसको स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, वो आज तक जो है वो बहुत बार जो है नो लिमिट जो है वो इतनी बार देश में, मतलब जितने बार भी इलेक्शन देश में होते हैं तो कौन सी इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है, तो वो होती है राष्ट्रपति शासन या आर्टिकल 350। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो रहेगा। भारत में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया था? जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन, सीधा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 356, जो बहुत बार आज तक जो है वो देश में लागू किया जा चुका है या फिर इसको लगाया जा चुका है। और अगर हम बात करें सबसे पहले इसको पेप्सो के ऊपर 1951 में लागू किया गया था। ठीक है, और हिमाचल में हमने देखा 2 बार लागू हुआ है। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है ये 1951, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 77 में इसको पहली बार हिमाचल के ऊपर और 1992 में इसको दूसरी बार जो है वो हिमाचल में लागू किया गया। और दोनों बार जो सरकार थी वो हिमाचल में रही थी शांता कुमार, मतलब गैर कांग्रेसी सरकार जो थी वो रही थी। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश में राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, देश में अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की तो पूछा गया है कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस टाइम देश में राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका समय रहा था 1952 से लेके 1962 तक। ठीक है, लेकिन अगर हम आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी मतलब आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 352 जो था वो पहली बार लागू हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम में, क्योंकि इनका टाइम 1962 से शुरू हो गया था। 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल जो था वो लागू किया गया था। तो उस टाइम देश में जो थे वो राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें निर्विरोधक चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की बात करें तो 12वें नंबर की भारत की राष्ट्रपति रही हैं और पहली महिला राष्ट्रपति बोला जाता है प्रतिभा पाटिल को। और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो रही हैं वो द्रौपदी मुर्मू रही हैं और देश की 15वें नंबर की वो भारत की राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? मतलब राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के पास जितनी भी पावर्स होती हैं, राष्ट्रपति के पास जितनी भी शक्तियां होती हैं वे सारी नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति के पास जो भी पावर्स होती हैं वो सारी नाम मात्र की पावर्स ही होती हैं, क्योंकि रियल पावर्स जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वही सभी शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। लेकिन जो रियल पावर्स की हम बात करते हैं वो प्रधानमंत्री या उनकी मंत्री परिषद के पास होती हैं। सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन करता कौन है? देश का प्रधानमंत्री करता है। तो यहां पे बोला गया है जब 1975 की, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे सही हो जाएगा, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। मतलब अगर हम बात करें तो 1962 में हमने बोला पहली बार इमरजेंसी लगी, 1971 में दूसरी बार इमरजेंसी लगी, 1992 में 1992 में नहीं 1975 में। ठीक है, पहली बार देश में इमरजेंसी लगी, 62 में दूसरी बार लगी, 71 में तीसरी बार लगी, 1975 में। तो 3 बार देश में अभी इमरजेंसी लगाई गई है, नेशनल इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं। तो 1975 की अगर, हाँ ये भी ध्यान रखना कि ये दोनों इमरजेंसी जो है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक कर दिया था, फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया,
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना पाकिस्तान ने नहीं, चाइना ने 1962 में, हमने बोला 1962 में पहली बार देश में इमरजेंसी लगी, लेकिन यहाँ पे चाइना ने क्या कर दिया था, इंडिया पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से 1962 में देश में क्या लगाना पड़ा, इमरजेंसी लगानी पड़ी। उसके बाद 1965 की बात करें, इंडो चाइना वार हम बोलते हैं, इंडिया चाइना वार हुआ था, यहाँ पे देश में इमरजेंसी लगी। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर, और जब पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैक किया था तब देश में इमरजेंसी नहीं लगी थी, क्योंकि पहले से इमरजेंसी लगी थी। तो यहाँ पे इंडो पाक वार युद्ध, ठीक है, मतलब कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाई गई थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को सिर्फ फोन करके बोला कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है और क्या कर दो, इमरजेंसी लागू कर दो। एक फोन करके बोल दिया फखरुद्दीन अली अहमद को, क्योंकि लगाएगा कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे गलत तरीके से इस इमरजेंसी का प्रयोग किया गया था, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आर्टिकल 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द को शामिल किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बिना देश में इमरजेंसी जो है वो लागू नहीं की जाएगी। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि जब ये वाली इमरजेंसी देश में लागू होती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो खत्म कर दिए जाते हैं, उनको स्टॉप कर दिया जाता है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 6 प्रकार के उनको रोक दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किसकी सिफारिश पर की जाती है। अगर एक राज्य में राज्य सरकार का रियल हेड होता है मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों का नाम मात्र अध्यक्ष होता है राज्यपाल, ठीक है, मतलब सेंटर सरकार की तरह। तो यहां पे जब भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना है, आर्टिकल 356 लागू करना है, तो किसकी सिफारिश पर किया जाएगा, राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो है वो रियल हेड होते हैं, किसके, सॉरी रियल नहीं, जैसे हम अगर बात करें रियल हेड की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो रियल हेड होते हैं वो कौन हो जाते हैं, रियल हेड जो होते हैं वो अपने मुख्यमंत्री ही होते हैं। और जो, हाँ ठीक है, रियल हेड जो होते हैं वो कौन हो जाते हैं, मुख्यमंत्री। और जो नाम मात्र के हेड होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। और राज्य के अंदर, मान लो हिमाचल के अंदर जैसे हमने बोला था इमरजेंसी लगी थी 1970 में, तो वो किसकी सिफारिश पर लगेगी, राज्यपाल की सिफारिश, गवर्नर की सिफारिश पर। और हिमाचल के पहले गवर्नर जो रहे थे एस चक्रवर्ती रहे थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को कितने समय के लिए बढ़ा सकती है। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक राष्ट्रपति शासन जो है आर्टिकल 356 जो है उसको कितने समय के लिए जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 1 साल के लिए राष्ट्रपति शासन को जो है वो क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब पहले जो प्रोविजन था वो 6 महीने का था कि मतलब अगर जो है वो इमरजेंसी पास हो जाती है संसद में तो उसके बाद जो है वो उसको 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट 42वें संवैधानिक संशोधन, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1976 में, और इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है वो अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और उसको अगर बढ़ाना है तो उसको 1 साल के लिए लगातार जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यहां से आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 25 क्वेश्चंस थे, और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।